नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है छीना हुआ सुख, जिसे लिखा है मालती जोशी जी ने। मालती जोशी हिंदी साहित्य के संसार में एक जाना माना नाम है। मालती जोशी जी की कहानियाँ पढ़ने वालों को न सिर्फ बांध कर रखती हैं, बल्कि दिलो दिमाग पर भी छा जाती है। ऐसा लगता है कि कहानी के सारे पात्र हमारे आसपास के ही हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस अब चुप भी हो जाओ, इन्होंने बेचारगी से कहा। मैं तो मचल गई। क्यों चुप हो जाऊं? मेरी इतनी बड़ी चीज़ चली गई है। और कहा ना चुप हो जाओ। इस बार उनके स्वर में बेचारगी नहीं बल्कि आदेश था। तुम्हें तुम्हारा कंगन चाहिए ना? बनवा दूंगा, पर अब इस विषय में घर में कोई बात नहीं होगी, समझी? इसके बाद तो चुप होना ही था, पर मैं काफ़ी देर तक मन ही मन तक भुनभुनाती रही। रात भर मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह भी मेरा मूड उखड़ा उखड़ा सा था, पर इन्होंने मनाने के लिए कोई पहल नहीं की। अपना उतरा हुआ मुंह लेकर मैं मन ही मन कुढ़ती रही। दुख होना तो स्वाभाविक ही था, पूरे 4 तोले के कंगन। पर दिन भर असहाय क्रोध में सर धुनने के बाद शाम को जाकर मुझे आत्मज्ञान हुआ कि मैं क्यों व्यर्थ में हलकान हो रही हूँ। कोई मेरे पीहर की चीज़ तो है नहीं। जिनकी है, जब उन्हें ही परवाह नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है। शाम को मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्होंने समझा होगा कि बात मेरे मन से उतर गई है, पर ऐसा था नहीं। अगर यह मेरे मन में ज़रा भी झांक पाते तो इन्हें पता चलता कि मैं वह प्रसंग भूली नहीं हूँ, बल्कि मन ही मन में उसकी बार बार आवृत्ति कर रही हूँ, ताकि कोई सूत्र तो पकड़ में आ सके। सुबह 10 बजे महरी का लड़का संदेश लेकर आया था कि अम्मा आज नहीं आएगी। पड़ोस में गमी हो गई है। अब 10 बजे आदमी बर्तन रगड़े कि खाना पकाए। सिंक में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। उसे देख देख कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा था। वैसे बुआ जी तो संदेश मिलते ही पल्लू खोसकर बर्तन मांजने को तैयार हो गई थी, लेकिन मेरे रहते वे बर्तन रगड़े। ये अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बुआ जी आप रसोई देख लीजिए, ये सब काम मैं निपटा लूंगी। डिब्बे में से रिन निकालते समय कंगन की ओर ध्यान गया। कल रात मिश्रा जी के यहाँ रिसेप्शन में गई थी। लौटकर सारी चीज़ें तो उतार दी थी, पर कंगन खोलते समय आलस आ गया। दोनों ओर एक एक दर्जन कांच की चूड़ियाँ भी पड़ी हुई थी। फिर वैसे ही सो गई। हाथ पोंछकर मैं स्टोर में गई। दोनों हाथों की सामने वाली चूड़ियाँ एक एक करके उतारी, फिर कंगन खोले। उसके बाद ही धुलाई का महायज्ञ आरंभ किया। बर्तन कपड़े निपटाते निपटाते पूरे 2 घंटे लग गए। काम से फारिग होकर मैंने दोबारा मुंह धोया और साड़ी बदलने के लिए कमरे में चली आई। एकदम पसीने से लथपथ हो रही थी। हाथों पर नजर गई और मुझे फिर से कंगन की याद आ गई। साड़ी किसी तरह लपेटकर मैं भागी भागी स्टोर रूम में पहुंची। वहां एक परात में हरी, लाल और सुनहरी चूड़ियां विराजमान थी, पर कंगन नदारद थे। बुआ जी, मेरे कंगन कहाँ गए? कौन से कंगन बेटा? सोने के कंगन अभी अभी तो यहाँ उतार कर गई थी। कांच की चूड़ियाँ पड़ी हैं, पर मेरे कंगन गायब है। ठीक से देख लो बेटी, मैं तो बस कुकर चढ़ा कर जाप के लिए ही बैठ गई थी। मुझे तो रोना आ गया। बदहवासी के आलम में मैंने पूरा स्टोर छान मारा, शेल्फ के कागज बदल दिए, डब्बों के ढक्कन खोल खोल कर देख लिया, अलमारियाँ आगे पीछे सरका कर तसल्ली कर ली। वॉश बेसिन पर, नल की टोटी पर, सब्जी की डलिया में हर कहीं देख डाला, पर कंगन नहीं मिले तो नहीं मिले। अब क्या होगा बुआ जी? ये तो मुझे खा ही जाएंगे। उसे एकाएक आते ही सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। थका मांदा आता है बेचारा। बुआ जी की बात मानकर मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा, पर मेरी शक्ल पर तो 12 बज रहे थे। ये बोले, बात क्या है? क्या हुआ है? लेकिन जवाब दिया बुआ जी ने, बात कुछ नहीं है बेटा, कंगन कहीं रख कर भूल गई है, इसी से परेशान है। कहती है भंडार में परात में रखे थे। लो, ये भी कोई रखने की जगह है? घर में इतनी सारी अलमारियां हैं, वो किस लिए है? मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा।
कहा तो मुझे बरस रही थी और अब खुद ही इनके आते ही शुरू हो गई, वो भी किस अंदाज से, जैसे कि मुझे एकदम फूहड़ और बॉडम साबित करके ही मानेगी। थोड़ी देर को मुझे अपनी चीज खोने का दुख भूल गया। अपमान का काटा ही दिन भर सालता रहा। उसी आवेश में रात को मैंने इनसे वो बात कह दी जिसकी ऐसे में शायद हिम्मत नहीं पड़ती। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब घर में हम दोनों के सिवाय तीसरा कोई था ही नहीं तो चीज गई तो गई कहाँ? उसे आसमान खा गया या धरती निगल गई? क्या मतलब? अब मतलब भी मुझसे ही पूछेंगे? इसके बाद इन्होंने पहले बेजारी से और बाद में शक्ति से मुझे चुप हो जाने के लिए कहा था और बोले, तुम्हें कंगन चाहिए ना, बनवा दूंगा, और बात वहीं समाप्त हो गई। पर घर का वातावरण पहले का सहज नहीं रहा। मैं भी अनमनी हो गई थी। फिर बुआ जी भी पहले जैसे खुलकर हंस बोल नहीं रही थी। 4-5 दिनों के बाद उन्होंने एकाएक प्रस्ताव रख दिया, मुन्ना, बहू रानी तो 2-4 महीने यही रहेंगी, सोच रही हूँ कि थोड़ा बिन्नी के यहाँ हो आऊं। एकाएक बिन्नी की याद कैसे आई? अपने बच्चों की याद क्या कभी भूलती है बेटा? वो तो आती ही रहती है। जाने का तो कब से मन हो रहा था, पर तुम्हें रोटी पानी की तकलीफ होती इसलिए नहीं गई। पर अब तो बहू रानी आ ही गई है तो बिन्नी को यहाँ बुला लो ना। मेरे ख्याल से तो उसे साल भर तो हो गया है, मेरी शादी में आई थी। अरे बेटा, उसका बार बार निकलना कहाँ हो पाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओमकार से कहकर रिजर्वेशन करवा दूंगा। उस समय तो उन्होंने बुआ जी को आश्वस्त कर दिया, पर रात में ही मुझसे पूछ बैठे, कहीं तुमने उनसे कुछ कहा तो नहीं है? मैं क्यों कहने लगी, आपने मना कर दिया था तो। उस दिन से तो उस चीज का नाम तक नहीं लिया है मैंने। और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या कभी कोई अपने बच्चों के यहाँ नहीं जाता? बुआ जी जरा पुराने ख्याल की हैं। समधियाने में जब तब जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। बिन्नी की सास मरी थी तब एक बार गई थी बस। बिन्नी ही हर साल आती रही है। इस साल नहीं आई तो यह भी शायद मेरा ही दोष होगा। नहीं, दोष मेरा है। तुम्हारे आने के बाद उसे संकोच होना स्वाभाविक है। मुझे ही पहल करके बुलाना चाहिए था उसे। याद ही नहीं रहा। मैं खुश हो गई। चलो, मैं तो बरी हो गई। 4-5 दिनों के बाद ओमकार टिकट लेकर आ गया। ओमकार इनका सब कुछ है, पीर बावर्ची। घर के बाहर के सारे काम वही देखता है। फिर चाहे सिनेमा का टिकट लाना हो या रेलवे का, बैंक से पैसे निकलवाने हो या डाक खाने से, क्लिनिक की भी सारी व्यवस्था वही देखता है। उसी के बल पर यह निश्चिंत होकर पेशेंट्स देखते रहते हैं। उस समय बुआ जी रामायण सुनने गई हुई थी। मुझे टिकट थमाकर ओमकार बोला, बिटिया की याद कैसे आ गई? बेटी है तो याद तो आएगी। उसकी चिट्ठियां भी आ चुकी है 2-4। चिट्ठियाँ तो आएंगी ही। वहां भंडार जो खाली हो गए होंगे। क्या कह रहे हो? झूठ थोड़े कह रहा हूँ। आप महरी से पूछ लीजिए। जब भी बिटिया रानी आती है यहाँ तो यहाँ से भर भर कर ले जाती है। एक संदूक खाली लेकर आती है और जाते समय सामान का ढेर लग जाता है। बड़ी, पापड़, अचार, मुरब्बे, मसाले और न जाने क्या क्या। हम तो नौकर आदमी हैं भाभी जी, पर बुरा तो लगता है। घर में कोई और देखने वाला नहीं है तो क्या हुआ, किसी की भल मनसाहत का इतना फायदा भी तो नहीं उठाना चाहिए। बात ऐसी है ओमकार भैया कि पीहर के नाम पर बिन्नी के लिए यही तो घर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सामने वाले को ही लूट लो। उसने आवेश में कहा, फिर भेद भरे स्वर में बोला, एक किस्सा सुनाओ भाभी जी। डॉक्टर साहब से तो नहीं कहेंगे? अरे, उनके पास कुछ कहने सुनने की फुर्सत भी है। भाभी जी, आप राखी पर गई हुई थी ना, तब की बात है। एक दिन मैं किसी काम से डाक खाने गया तो देखता क्या हूँ, बुआ जी बरामदे में किसी से मनी ऑर्डर लिखवा रही हैं। मुझे देखा तो बुरी तरह से झेप गई। बोली, बिन्नू को ज़रूरत पड़ गई इसलिए भेज रही हूँ। मुझे तो उन्होंने फॉर्म भी नहीं देखने दिया, पर मैंने लपक कर रकम पढ़ ली थी। पूरे 500 रुपये थे। अब बताइए, इनके पास इतने रुपए कहाँ से आए? दोनों जहान में इनका डॉक्टर शिव के सिवा कोई है नहीं। अगर रुपए उन्होंने दिए होते तो क्या बुआ जी को डाक खाने भेजते? तुमने इन्हें नहीं बताया था? बताया था, पर उन्होंने बात गढ़ दी। मुझसे बोले,
अरे रुपए मैंने ही दिए थे, क्योंकि इस बार राखी बंधाई के रुपए भेजना भूल गया था, तो बुआ जी को दे दिए थे कि उसको भिजवा दो। अगर रुपए उन्होंने दिए होते तो क्या बुआ जी को वहां धक्के खाने भेजते? 500 रुपए राखी बंधाई के भेज रहे थे। अब आप ही देख लो, इतना बड़ा झूठ कोई पचा सकता है? और फिर बुआ जी को यूं धक्के खाने के लिए पोस्ट ऑफिस भेजेंगे भला? फिर मैं यहाँ किस काम के लिए हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी, कोई बात नहीं, बस जरा चौकस रहने की जरूरत है। ओमकार मेरे मन में संदेह के बीज बोकर चला गया और मैं बेचैन हो उठी। मुझे लगा जैसे अपना भरा पूरा घर मैंने चोरों के लिए खुला छोड़ दिया है। कौन सी चीज कहाँ समेट कर रखूं, समझ में नहीं आ रहा था। बुआ जी का रिजर्वेशन 4 दिन बाद का था और मैं अतिरिक्त रूप से सतर्क हो गई थी। यहाँ वहाँ पैसे रखकर भूल जाने की अपनी आदत को मैंने शक्ति से लगाम लगाई। नहाते समय या घूमने जाते समय अपने कमरे को ताला डालना शायद अशोभनीय लगता, इसलिए अलमारी को ठोक बजाकर बंद करने लगी। मेरी ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक और नेल पॉलिश के दर्जनों शेड्स दराज में रखे हुए थे। 20 प्रकार के बूंदे, टॉप्स, कांटे और क्लिपे पड़ी थी। उन सबको उठाकर रखना तो संभव नहीं था, पर मैं उन्हें इस क्रम से रखने लगी कि जरा भी फर्क पड़ने से मुझे पता लग जाए। धोबी के कपड़ों की गिनती तो मैंने कभी इतनी मुस्तैदी से की ही नहीं थी, पर घर में रखी साड़ियों को मैंने बार बार गिनना शुरू कर दिया। जिस काम की आदत ना हो, बड़ा मुश्किल लगता है। 2 ही दिन में मैं हाफ गई। सोचा कि अपनी बेफिक्र जिंदगी के बदले क्या बवाल ले लिया था मैंने। हटाओ भी, जो अपनी तकदीर का होगा रह जाएगा, बाकी जिसे जो ले जाना हो ले जाए, पर ये दिन रात की चौकीदारी मुझसे ना होगी। एक दिन यह ढेर सारा सामान ले आए। बिन्नी के लिए साड़ी, उसके ससुर के लिए धोती कुर्ता, बच्चों के लिए कपड़े, जमाई राजा के लिए सफारी पीस, फल, मिठाई और भी न जाने क्या क्या। बुआ जी तो प्रसन्न हो गई। इन्हें आशीष देते हुए बोली, बेटा इतना सब तो तू ले आया, पर मैं रखूंगी कहाँ? मैं अपनी अटैची ला दूं बुआ जी? काफी बड़ी है। मैंने कहा, ना बेटिया, अब अटैची ले जाते मैं क्या अच्छी लगूंगी? तो मुझे एक झोला ला दे, यह फल फूल उसमें डाल दूंगी। मैं दौड़कर एक बड़ा से एयर बैग ले आई। बुआ जी, इसमें मैंने आपके ओढ़ने बिछाने के लिए 2 चादर भी रख दिए हैं, ताकि रास्ते में पेट ही न खोलना पड़े। और फुटकर सामान और जो भी है दे दीजिए, ताकि कपड़े ठीक से आ जाए। कपड़े तो मैंने रख दिए हैं। आ गए क्या? आराम से। अरे सामान ही क्या है भाई, गिनती की 4 साड़ियाँ बस। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अभी 2 मिनट पहले कह रही थी कि इतना सामान कहाँ रखूंगी, और अब इतनी सी देर में और जमा भी लिया। अच्छा बुआ जी, अब रास्ते में क्या खाएंगी? पूरी और सूखे आलू तल देती हूँ, थोड़ी सी मछलियाँ भी बना देती हूँ। आप स्टेशन की चाय लेती है क्या? नहीं तो थर्मस में डाल दूंगी। खाने पीने का सामान तो अलग डोलची में ही रखना ठीक होगा। कई बार पानी की बोतल छलकने का डर रहता है। बड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ और वे सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रही हैं। मैंने लक्ष्य किया कि मेरी उपस्थिति उन पर भारी पड़ रही है। एक बात और भी अजीब लगी। मैं जब तक कमरे में रही, वे जैसे संदूक पर कुंडली मारे बैठी रही, जैसे उन्हें डर हो कि मैं कोई चीज़ झपट्टा मारकर उठा लूंगी। अच्छा बुआ जी, अब आप अपनी तैयारी कर लीजिए, मैं भी ज़रा रसोई में जाकर देख लेती हूँ। मैं उठी और कमरे से बाहर आ गई, पर गई कहीं नहीं, सांस रोककर वहीं खड़ी रही। बुआ जी ने इधर उधर देखकर धीरे से संदूक खोला, नए कपड़ों को ठीक से तह किए और फिर बंद करके ताला लगा दिया। ताला बंद करके घुटनों पर जोर देकर वे बड़ी मुश्किल से उठी। और चाबी? हाँ, मेरा अवचेतन शायद इसी बात की प्रतीक्षा में था। चाबी उन्होंने दीवार पर लगे राम सीता के कैलेंडर के पीछे टांग दी। पता नहीं क्यों मुझे यह सारा घटना चक्र किसी रहस्य कथा की तरह लग रहा था। ऐसे रहस्यों का पर्दाफाश करने में मुझे बहुत मजा आता था। बचपन में तो ऐसी शरारतें बहुत की थी। जो चीज़ जितनी ज़्यादा छिपा कर रखी जाती, उसे मैं खोज ही लेती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। फिर चाहे वो मेहमानों के लिए बनी मिठाई हो, पापा के मसाले वाले पान हो, जीजा जी की चिट्ठियाँ हो, या भैया के दराज में रखे जासूसी उपन्यास, मुझसे कोई चीज़ छुपती नहीं थी।
दीदी और भैया अक्सर गुर्राते। पापा का गुस्सा भी बहुत जालिम था, पर माँ हमेशा मुझे अपने आंचल में छुपा लेती थी। सबसे छोटी होने के कारण मैं उनकी बहुत लाडली थी। अक्सर कहती, छोटी मोटी शरारतें करने का तो हर बच्चे का हक है। बचपन की बातें बचपन के साथ ही सब पीछे छूट गए, पर बुआ जी ने जैसे सोए नाग को फिर से जगा दिया था। मेरी पुरानी आदत फिर फन उठाकर खड़ी हो गई थी। अब मुझे सिर्फ मौके की तलाश थी। बहू, यहाँ कुछ करवाना तो नहीं? मैं जरा सामने हो आऊं? सामने मतलब कपूर साहब के यहाँ? नहीं, मैं मिसराइन से मिलने जा रही हूँ। कल मंदिर में सबसे भेंट हो गई थी, पर शायद वो बीमार है। सोचा उन्हें देख आऊं। घड़ी भर में लौट आऊंगी। यहाँ कुछ करवाना तो नहीं है तुम्हें? करवाना क्या है? मैंने आटा सानते हुए कहा। बस पूरी भर तो उतारनी है। बुआ जी जाने लगी तो मैं आटा सने हाथ लेकर उनके पीछे हो ली। दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ बुआ जी, रसोई में रहूँ तो बाहर का कुछ पता नहीं लगता। जब वे सीढ़ियाँ उतर गई तो मैं बरामदे की झिरी से देखती रही। सामने वाले मिश्रा जी की बहू ने दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर ले लिया तो मैं बेफिक्र हो गई। अब पूरे 1 घंटे की लाइन क्लियर थी, क्योंकि हमारी मिश्रा चाची कितनी भी बीमार क्यों न हो, 1 घंटे से पहले बुआ जी को उठने नहीं देंगी। मैंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया, नल पर हाथ धोए और पोंछकर पूजा घर में दाखिल हुई। धड़कते दिल से कैलेंडर उठाकर देखा। चाबी अपनी जगह पर मौजूद थी। बुआ जी को जरा भी आशंका होती कि उनके घर में सेंध लगने वाली है तो शायद वह चाबी बहुत जतन से रखती। पलंग के नीचे हाथ डालकर पेटी मैंने धीरे से खिसका ली। उस सन्नाटे में उतनी सी आवाज़ भी इतनी भारी लगी कि मैं डर गई थी। फिर मैंने धीरे से ताला खोलकर ढक्कन उठाया। ऊपर कल वाले नए कपड़े ताहा कर रखे हुए थे। उसके नीचे बुआ जी की गिनी चुनी साड़ियाँ थी। उसके नीचे, हाँ, उसके नीचे रहस्यमय भंडार था। नहाने के आधा दर्जन साबुन, 4 कंघी, सुगंधित तेल की 2 शीशियाँ। यह सब सामान शायद मेरी शादी में मेहमानों के लिए आया होगा। बुआ जी ने तभी उठाकर रख लिया होगा, पर इतने लोगों के बीच में बिन्नी को दे नहीं पाई होंगी। 2-4 नैपकिन थे। ऊन के रंग बिरंगे 4-5 गोले थे। इस साल मैंने खूब बुनाई की थी। बची हुई ऊन में कहाँ रखती जा रही हूँ, यह याद ही नहीं रहा था। काजू का एक पैकेट था। इनके पुराने पेशेंट छुट्टियों में मैंगलोर गए थे, लौटते हुए काजू की सौगात ले आए थे। यह उन्हीं पैकेटों में से एक था। मीठी सुपारी के 2 पैकेट थे। मेरे शौक को मेरे पापा अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इंदौर से जब भी कोई आता है तरह तरह की सुपारी आ जाती है। और उसके बाद रुमाल में बंधी एक छोटी सी पोटली थी। मैंने उस पोटली को उठाया तो जैसे मेरा खून ही जम गया। हाँ, मेरे कंगन ही थे और मेरे रुमाल में बंधे हुए थे। मन हुआ कि अभी इसी दम दौड़कर मिश्रा जी के यहाँ जाऊं और बुआ जी को, लेकिन मैंने संयम से काम लिया। और कुछ देखने का उत्साह मुझे बाकी नहीं था। मैंने कंगन छोड़कर बाकी सारी चीज़ें करीने से यथास्थान रख दी, ठीक से ताला लगाया और संदूक धीरे से पलंग के नीचे सरका दिया। चाबी भगवान जी को पुनः सौंपकर मैंने एक बार क्षमा मांग ली और पूजा घर से बाहर आ गई। लौटकर फिर एक बार देखा कि कहीं कोई सुराग तो नहीं छूट गया है। तब जाकर मैं निश्चिंत हो गई। इस काम में मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे, पर मुझे लगा जैसे एक युग बीत गया हो। हर आहट पर मैं चौंक चौंक पड़ती थी। सांस तो जैसे धोखनी की तरह चल रही थी। अपने कमरे में आकर 5-10 मिनट सुस्ताने के बाद ही मैं नॉर्मल हो पाई थी। बुआ जी अपनी सखी से गले मिलकर लौटी। उस समय मैं मठरिया उतार रही थी। गैस पर दूसरी ओर गाजर का हलवा भी सिक रहा था। नाश्ते का सरंजाम देखकर बुआ जी प्रसन्न हो गई। उसी प्रसन्न मुद्रा में उन्हें रात में लखनऊ की गाड़ी में बैठाया। उस वक्त भी एक्सप्रेस सदा की तरह लेट थी। स्टेशन से लौटते हुए हमें 12 बज गए। फुर्सत से इनके पास बैठने का, कुछ कहने सुनने का समय ही नहीं मिला। उसी रात को फिर वह किस्सा लेकर बैठने का हौसला न रहा। पस्त होकर हम दोनों ही बिस्तर में दुबक गए। सुबह जब आंख खुली तो कमरे में धूप फैल चुकी थी और श्रीमान जी कुर्सी पर बैठकर जूते के तस्मे बंद कर रहे थे। अरे, मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मुझे एक बार जगा तो लेते। कोई बात नहीं, अब जाग गए हो तो चाय ले आओ। अच्छा, सुबह सुबह खुशखबरी सुन लो। देखो ये क्या है। उन्होंने मुट्ठी सामने की। क्या है? कंगन है।
तुम्हारे गद्दे के नीचे रखे हुए थे। रात भर चुपते रहे, सुबह देखा तब पता चला। अजीब हो तुम भी, चीज कहीं रखकर कहीं ढूंढने लगती हो और फिर घर सर पर उठा लेती हो। देखिए श्रीमान, मैंने गंभीर होकर कहा, सुबह सुबह झूठ मत बोलिए। मैंने जरा भी तूफान नहीं मचाया था। आपकी आज्ञा से खून का घूंट पी कर रह गई थी। और रही इन कंगन की बात, तो अगर यह गद्दे के नीचे होते तो आपको रोज चुभते। ये कहाँ से बरामद हुए जानते हैं? बताइए। मैं फिर पलंग की पार्टी पर बैठकर उन्हें तफसील से अपना खोज अभियान बताने के लिए बैठ गई। कंगनों को अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते हुए ये चुपचाप सुनते रहे। इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपनी बात कह लेने के बाद में मुझे याद आया कि मैं भी कहाँ सुबह सुबह अपना कौन सा किस्सा लेकर बैठ गई। बेचारों ने अब तक सुबह की चाय भी नहीं पी है। मैं दौड़कर रसोई में गई, फटाफट 2 कप चाय बनाई, टोस्ट सेके और कल वाला नाश्ता थोड़ा सा प्लेट में डाल कर ले आई। कमरे में आकर देखती क्या हूँ, श्रीमान जी जूते पहने ही पलंग पर लेट गए हैं। अरे ये क्या, आज क्लिनिक नहीं जाना है क्या? अनु, इधर आओगी जरा। बुआ जी की उपस्थिति के कारण घर में सुबह सवेरे रोमांस की गुंजाइश जरा कमी होती थी। पहले तो मुझे लगा कि श्रीमान जी आज मूड में है, पर उनका स्वर रोमानी नहीं था, बल्कि बहुत उदास और गंभीर लग रहा था। अनु, यह कंगन क्या सचमुच इतने कीमती है? क्या मतलब? जाकर जरा सोने का भाव पता करो, तब मालूम होगा। मैं बाजार भाव की बात नहीं कर रहा अनु, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कंगन क्या इतने कीमती, इतने महत्वपूर्ण है कि उसके लिए तुम्हें चोर बनना पड़ा? अपनी चीज ढूंढने में कोई चोर हो जाता है क्या? लेकिन उस चीज को हासिल करने के लिए तुमने कितनी उठापटक की, घात लगाकर चाबियों का ठिकाना मालूम किया, मौका देखकर अकेले में उनका संदूक खंगाल लिया, अपने मतलब की चीज निकाल ली। मैं चुप, लेकिन मुझे भी ताव आ गया। एक कंगनों की बात तो है नहीं, इस घर में से पता नहीं क्या क्या चीजें लखनऊ पहुंचती रही है। यह तो उनकी मजबूरी है, वे बिटिया को भर भर कर देना चाहती है, पर उनके पास तो कुछ है नहीं, फिर ऐसे उल्टे सीधे काम करती है। यह तो कोई बात नहीं हुई। मुझे भी ताव आ गया। आखिर बुआ जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है? अनु, हम लोग भरे पूरे परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए नहीं जानते कि अभाव क्या है। पर बुआ जी ने जीवन में सिर्फ अभाव ही अभाव देखा है। उनकी शादी से पहले इस घर की हालत इतनी खास अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका रिश्ता भी साधारण घर में ही हो सका। 10-12 साल जैसे तैसे कट गए, पर फूफा जी की मृत्यु के बाद तो उस घर में एक दिन काटना भी उन्हें दूभर हो गया। माँ बेटी जैसे सबके लिए भार हो गई थी। हार कर बाबूजी उन्हें यहाँ ले आए। माँ मेरी लक्ष्मी स्वरूपा थी, देवी थी। उन्होंने माँ बेटी को हाथों हाथ लिया। समवयस्क ननंद के दुख में साझीदार होकर उन्होंने अपने भी सारे शौक त्याग दिए, केवल सुहाग की चीजों पर रहती। बिन्नी को भी बेटी की तरह चाहती थी, उसे भी डॉक्टर बनाने का संकल्प लिया था उन्होंने। पर बाबूजी को पहला अटैक हुआ तो बुआ ने ऐसी हाय तौबा मचाई कि बिन्नी की पढ़ाई ठप हो गई। देख सुनकर जल्दी उसके हाथ पीले कर दिए गए। ये तो संयोग की बात है कि बाबूजी उसके बाद भी 4 साल तक जीवित रहे और बेचारी माँ ही निमोनिया का बहाना लेकर पहले चली गई। बाबूजी ने अपनी शक्ति पर बिन्नी को भी दिया। माँ भी हर त्योहार पर उसे बुलाती थी, हर बार उसके यहाँ कुछ न कुछ भेजती रहती थी। पर जब तक वे दोनों थे, बुआ जी तो देने के सुख से वंचित ही रही। अपना शौक उन्होंने बाद में पूरा किया, सारी कसर निकाल ली। तुम्हारे इस घर में आने से पहले 4-5 साल तक वही घर की मालकिन थी। इस दौरान माँ की साड़ियाँ, स्वेटर, चप्पलें घर से गायब होते रहे, पर मैं जानकर अनजान बना रहा। एक बार तो मैं लखनऊ में बिन्नी के घर में माँ के प्रिय लेमन सेट में शरबत पीकर आया हूँ। वहाँ पर मैंने माँ के पर्स भी देखे, पर मैंने कभी कुछ कहा नहीं। जिसे बचपन से माँ के समान आदर देता आया, उस पर चोरी का इल्जाम कैसे धरूं? मेरा मन इस बात की कभी गवाही नहीं देगा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। बड़ी देर के बाद मैंने कहा, बुआ जी के साथ तो चलो मान लेते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर बिन्नी दीदी, वे तो पढ़ी लिखी है, उन्हें इस तरह लेते संकोच नहीं होता? ये फीकी हंसी हंसकर बोले, बिन्नी की प्रॉब्लम दूसरी है अनु,
वो अपने हीनता ग्रंथि से ग्रस्त है। वो अपने कॉम्प्लेक्स में मारी जा रही है। कैसा कॉम्प्लेक्स? हम लोग संपन्न घरों के बच्चे हैं नो। प्यार के मामले में भी हम भाग्यशाली रहे हैं, इसलिए हमारे भीतर किसी तरह का हीनता बोध नहीं है। हम उस बचपन की कल्पना कैसे कर सकते हैं जहाँ न स्नेह था, न सुविधाएं थी, न साधन। बिन्नी का बचपन ऐसा ही अभागा बचपन था। पिता के रूप में उसे एक बीमार आदमी की याद आती है। फिर भी उस पिता के रहते उसके सर पर छत तो थी, उसके सर पर हाथ तो था। पिता की मृत्यु होने के बाद वह छत भी पराई हो गई। पिता के जाने के बाद माँ भी एक कर्कशा स्त्री बन गई। अपनी विषम परिस्थिति का सारा गुस्सा वह बिन्नी पर ही निकालती। दिन भर माँ के डांट फटकार और चाचा ताऊ की दुत्कार सहते सहते लड़की सूख कर कांटा हो गई थी। मुझसे 3 साल बड़ी है बिन्नी, लेकिन जिस समय हमारे यहाँ आई थी ऐसी मरघिल्ली सी लगती थी कि उसे दीदी कहने का कभी मन ही नहीं हुआ। बुआ जब तब उसे धमाधम कोटती रहती थी, तब बेचारी माँ ही उसे अपने आंचल में दुबका लेती। बाद में मुझे तो लगने लगा था कि माँ के मन में करुणा उपजाने के लिए ही बुआ यह नाटक करती है। इस घर में बिन्नी को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, भरपूर लाड़ प्यार मिल रहा था। फिर भी यह बात वो कभी नहीं भूल पाई कि यह घर उसका नहीं है। वह तो यहाँ केवल एक आश्रित है। अपना कहीं कोई ठौर ठिकाना न होना कितना करुण होता है, इसकी हम तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब उसका रिश्ता पक्का हो गया तो वह बहुत खुश थी। बार बार मुझे सुनाकर कहती थी, छोटा सा ही सही, वह मेरा अपना घर होगा। पढ़ाई छूट जाने का दुख भी इस खुशी के सामने छोटा पड़ गया था। यह तो उसे शादी के बाद मालूम हुआ कि उसे उस अपने घर में भी सर ऊंचा करके खड़ा होने के लिए पीहर की बैसाखियों की जरूरत है। पीहर जो साधन संपन्न हो, निरंतर देता रहे। इस देश में बहू का मान सम्मान उसके रूप गुण से नहीं, दान दहेज से आका जाता है। इसलिए बिन्नी ने अपने लिए एक वैभवशाली पीहर की कल्पना कर ली है और बुआ जी उसकी कल्पना को परवान चढ़ा रही है। टिंग टिंग, फोन की घंटी बजी तो हम दोनों हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। इन्होंने घड़ी देखी। माय गुडनेस, 9 बज रहा है। वहाँ पेशेंस मेरी जान को रो रहे होंगे। चलते हुए इन्होंने दोनों कंगन अपने बैग में डाल लिए। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, नए बनवा लाऊंगा, ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है। फिर मेरी तरफ पलट कर बोले, एक बात और अनु, बुआ जी को कभी पता न चले कि तुमने उनकी चोरी पकड़ ली है। प्रॉमिस? क्या जवाब देती मैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी छीना हुआ सुख, मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी। मित्रों, कभी कभी गरीबी का जीवन इंसान को थोड़ा सा बेईमान बना देता है, लेकिन ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो चाहे कितने भी गरीब हो, वे अपने चरित्र को कमजोर नहीं होने देते। और जिस घर ने इन लोगों को आसरा दिया था, वहीं ये बुआ जी चोरी कर रही थी। कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन जो बात गलत थी वो तो गलत ही थी। इस विषय में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या बुआ जी सही कर रही थी? क्या बुआ की बेटी बिन्नी भी सही कर रही थी, सारी सौगातें अपने पास रख कर? और क्या डॉक्टर साहब सही थे कि इन सब बातों को अनदेखी करते जा रहे थे? और डॉक्टर साहब की पत्नी ने बुआ जी की चोरी पकड़कर सही किया? इन सब बातों के विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।